न्यूज़ फॉर एशिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस समय है डायबिटीज़ के क्षेत्र में सिलीगुड़ी में एक जाना पहचाना नाम डॉक्टर अरुंधति दास गुप्ता जी। आज हम इनसे जानेंगे डायबिटीज़ है क्या, डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए, डायबिटीज़ के क्षेत्र में और क्या काम हो रहे हैं। इस पूरे पर हम आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे और हमें विश्वास है कि डॉक्टर साहब द्वारा दी गई सलाह और जानकारी हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। डॉक्टर साहब, न्यूज़ फॉर एशिया में आपका स्वागत है। एक चीज़ ये देखा जा रहा है कि आजकल डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से पिछले कुछ सालों में बढ़ा है और अब ये बच्चों में भी हो रहा है। डायबिटीज़ क्यों होता है? देखिए, हम जो डायबिटीज़ के बारे में जो बात कर रहे हैं, जो ज़्यादातर कॉमन डायबिटीज़ जो है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ तब होता है जब हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम है हमारी बॉडी में जो शुगर का मात्रा है उसको नीचे करके रखना, कंट्रोल में रखना। तो हम जब कुछ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड जब हम खाते हैं, वो बॉडी में जाके शुगर बनता है। इंसुलिन जाके उसी शुगर को कोश सेल्स के अंदर भेज देता है ताकि ब्लड में, शरीर रक्त में ज़्यादा शुगर नहीं रहता है। ये नॉर्मल सर्कमस्टांस में। अब डायबिटीज़ में क्या हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज़ में बताते हैं पहले कि उसमें इंसुलिन तो है बॉडी में, वो अपना, लेकिन काम जो है वो सही से नहीं कर पा रहा है। तो जाके उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो एट द पेरिफेरल लेवल इंसुलिन जा रहा है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, तो जो शुगर का मात्रा है वो ब्लड में बढ़ रहा है। टाइप 1 डायबिटीज़ नाम का एक दूसरा किस्म का डायबिटीज़ भी होता है जिसमें बिल्कुल इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। तो वो, लेकिन आउट ऑफ 100 पीपल अगर डायबिटीज़ है तो जैसे 4-5 लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, लेकिन 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ ही होता है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन पहले तो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो बॉडी और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है करके कुछ हद तक कवर कर सकता है कुछ समय तक, लेकिन फिर उसके जाके क्या होता है कि अपना जो पैनक्रियास है उसमें इंसुलिन फिर बनना कम हो जाता है। बॉडी टायर्ड हो जाता है एक्सेस बना के। फिर पैनक्रियास का जो बीटा सेल रहता है जहाँ से इंसुलिन निकलता है वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। तब तक जाके क्या होता है, बॉडी का शुगर मात्रा बढ़ना शुरू हो जाता है और डायबिटीज़ एज शुगर लेवल्स बढ़ा हुआ, जैसे जो डायबिटीज़ के लेवल्स है वो वाले होके मैनिफेस्ट होते हैं। तो जब तक डायबिटीज़ हमें पता चलता है कि शुगर लेवल्स बॉडी में बढ़ गए, तब तक ऑलरेडी 50% ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास वो ऑलरेडी डैमेज हो चुके होते हैं। तो ये है डायबिटीज़। ये टाइप 1 क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसा है कि बॉडी बना ही नहीं पा रहा है वो इंसुलिन इनिशियली। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस है, लेकिन वो यूजुअली ऑटो इम्यून फैक्टर्स कहते हैं, मतलब इम्यूनिटी, हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी है, फाइट करने के लिए जो इम्यूनिटी रहता है, वही इम्यूनिटी जब अपने ऑर्गन्स के अगेंस्ट फाइट करे तो उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट पैनक्रियाटिक सेल्स जब होता है तब वो जाके अपना ही इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर देते हैं और वो टाइप 1 डायबिटीज़ के हिसाब से पेश होते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है बॉडी। टाइप 2 डायबिटीज़ में हम लोग दवाइयाँ देते हैं और कभी कभी इंसुलिन पे भी जाते हैं, तो डिफरेंस ट्रीटमेंट में काफ़ी डिफरेंस रह जाता है। डायबिटीज़ होने के बाद कितना शुगर लेवल रहना चाहिए? हम लोग जब डायबिटीज़ कब बोलेंगे, जब आप जैसे खाली पेट में चेक कर रहे हैं तो शुगर लेवल नॉर्मली 100 से नीचे आना चाहिए। 100 से 126 तक वो हम लोग प्री डायबिटीज़ कहते हैं, और 126 के ऊपर अगर खाली पेट में है शुगर लेवल्स तो हमें उसे डायबिटीज़ कहते हैं। सिमिलरली खाने के 2 घंटे बाद या फिर 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद जो हम टेस्टिंग करते हैं उसमें नॉर्मली 140 के नीचे रहना चाहिए। 140 से 200 तक प्री डायबिटीज़ है और 200 से ऊपर चला जाए तो डायबिटीज़ है। और एक टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो कि हमें 3 महीने का शुगर का एक एवरेज बताता है। वही वाला टेस्ट नॉर्मली 5.7 से नीचे होना चाहिए। 5.7 से 6.5 तक प्री डायबिटीज़ है और 6.5 के ऊपर चला जाए तो डायबिटीज़ है। ये डायबिटीज़ शरीर के किन किन अंगों पर असर डालता है? डायबिटीज़ शरीर के लगभग सभी अंगों पे असर डाल सकता है, बट प्राइमरीली जो हम कहते हैं उसमें कुछ चेंजेस माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर। वास्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स, जिससे ब्लड सप्लाई जा रहा है बॉडी में, तो बड़े वाले ब्लड वेसल्स पर असर आ सकता है या छोटे वाले ब्लड वेसल्स पर असर आ सकता है। तो माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर चेंजेस आने की वजह से क्या हो सकता है कि किडनी डैमेज हो सकता है। विश्व में एक्चुअली नंबर 1 कॉज ऑफ किडनी फेलियर डायबिटीज़ ही है। आँख डैमेज हो सकता है जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, वो भी अगेन ब्लाइंडनेस का एक मेजर रीज़न, वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीजन्स ऑफ ब्लाइंडनेस इज़ डायबिटीज़।
उसी तरह से जो हमारे पैरों में जो पैर हाथ में जो ब्लड सप्लाई जाता है उसमें असर हो सकता है, उसको हम पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ कहते हैं। या फिर जैसे हार्ट में असर आ सकता है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये सब के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। या फिर ब्रेन में अटैक का इफेक्ट हो सकता है, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं तो इसलिए स्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसे नस में असर आ सकता है, माइक्रोवास्कुलर, तो न्यूरोपैथी कहते हैं, जो कि विभिन्न तरीके से वो मैनिफेस्ट हो सकता है। तो ये वाले ऑर्गन्स मेनली है। बट अगर हम बोले तो लिवर भी इफेक्ट हो सकता है, पेट इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट होता है। ऐसा कोई ऑर्गन एक्चुअली है नहीं जो अगर शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं रहे तो कम्प्लीटली बिना इफेक्ट में रह सकता है। किन मरीजों को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है? जैसे हमने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो है उनको तो इंसुलिन ही चाहिए और कोई दवाई नहीं ले सकते। टाइप 2 डायबिटीज़ में ऐसा है कि इंसुलिन कई सारी सिचुएशंस में यूज़ होती है। एक तो हो सकता है कि अभी पता चला हो कि डायबिटीज़ है लेकिन शुगर लेवल्स बहुत हाई है, तो वो वाले, और पेशेंट जैसे बहुत कैकेक्टिक है, बहुत दुबला हो गया है, बहुत बीमार हो गए हैं, उसमें हम लोग इंसुलिन से शुरुआत करते हैं कई बार, फिर बाद में जाके टैबलेट पे चले जाते हैं। या फिर ये हो सकता है कि किडनी पे असर आ गया हो, या कोई भी हार्ट पे असर आ गया हो। ऐसे कोमॉर्बिडिटीज़ हम लोग देखते हैं। मेनली अगर किडनी इफेक्ट हो गया हो या लिवर में कोई इफेक्ट आया हो तब हम लोग इंसुलिन प्रेफर करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग इंसुलिन पे जाते हैं। अगर कोई जैसे सर्जरी वगैरह करना है तो उस समय हम लोग शॉर्ट स्पैन के लिए इंसुलिन यूज़ करते हैं। और बहुत समय ऐसा होता है कि कई सालों से दवाई चल रहा है लेकिन अभी दवाई काम नहीं कर रहा है। एक दिया था, फिर 2, फिर 3, अब 3 दवाई हाईएस्ट डोज पे चल रहा है लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। उसका मतलब है OHA फेलियर कहते हैं। तब हम दवाई अगर बढ़ाए भी तभी कोई फ़ायदा नहीं होगा उस कंडीशन में, तभी भी हम जाके इंसुलिन यूज़ करते हैं। जैसे कहना है किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसके बच्चों पर भी असर पड़ता है इसका। जैसे डायबिटीज़ का जो अगर हम कारण देखें उसमें नंबर 1 कॉज है जेनेटिक, यानी अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, मदर, फादर, फर्स्ट डिग्री जो रिलेटिव्स है, किसी को भी डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके बच्चों में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए जो प्रिकॉशनरी एस्पेक्ट है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, डायबिटीज़ बेसिकली 2 कारणों से होता है, जेनेटिक और उसके ऊपर से एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल क्या हो गया, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, चलना फिरना कम है, खाने में जंक फूड ज़्यादा हो रहा है, कैलोरीज ज़्यादा जा रहा है, बिल्कुल ही एक्टिविटी नहीं है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, ये सब है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो जेनेटिक्स के ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ही आप जो बोल रहे थे कि डायबिटीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहा है, हर साल हम लोग देख रहे हैं कि नंबर्स बढ़ ही रहे हैं, बिकॉज ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारा जो है बहुत चेंज हो चुका है। इसीलिए अगर किसी को आपको डायबिटीज़ है और आपको अपने बच्चों को सेफ दूर रखना है डायबिटीज़, तो उनको जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल पहले से एकदम अर्ली चाइल्डहुड से ही मेंटेन कराएं। आप काफ़ी लंबे समय से डायबिटीज के पेशेंट्स को देख रही हैं, इसमें क्या बदलाव आया है? कितने रिसर्च हुए और तो नई नई दवाइयाँ आई? कई सारी नई दवाइयाँ आए हैं। इनफैक्ट लास्ट फ्यू इयर्स में, अराउंड से लास्ट डेकेड अगर हम बोले, लास्ट 10 साल में डायबिटीज़ को जो हम लोग ट्रीट करते हैं उसका कंप्लीट हमारा जो एस्पेक्ट है कंप्लीट चेंज हो गया। इनिशियली हम लोग सिर्फ शुगर लेवल्स को घटाने के लिए ट्रीट करते थे। आजकल जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो सिर्फ शुगर लेवल नहीं, एट द सेम टाइम हार्ट के लिए प्रोटेक्शन, किडनी के लिए प्रोटेक्शन, बाकी जो एस्पेक्ट्स है वो भी हम लोग देखते हैं। आजकल ऐसे दवाइयाँ आए हैं जो वज़न को घटाने में हेल्प करते हैं, किडनी को अलग से प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसे भी दवाइयाँ हैं आजकल जो हफ्ते में एक बार दे कभी भी यूज़ हो सकते हैं। हर दवाई हर एक के लिए नहीं है, अलग अलग किस्म की दवाइयाँ हैं, अलग अलग इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी के लिए। बट हाँ, डेफिनेटली आजकल पहले से तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए। एक दर्शक का सवाल है कि उनकी उम्र 30 साल है और हाल ही में उन्होंने शुगर टेस्ट करवाया था। फास्टिंग की रिपोर्ट 92 थी और खाने के बाद रिपोर्ट 150 है। उनकी माँ को भी शुगर था, क्या उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? तो उनका जो हमने जो अभी डिस्कस किया, जो कि खाली पेट वाला लगभग ठीक है, खाने के बाद वाला हल्का बढ़ा हुआ है, क्योंकि नॉर्मल एब्सोल्युटली 140 के नीचे है, तो 140 से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। नहीं, अभी डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अपना एक HbA1c ज़रूर कराएं ताकि पता चले कि एवरेज क्या चल रहा है। आज का फास्टिंग BP तो कल के खाने के ऊपर और आज के खाने के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आज मैंने कितना एक्सरसाइज किया, कितना चला, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो 3 महीने का एवरेज देखिए, अगर वो एवरेज नॉर्मल रेंज में है या फिर हल्का बढ़ा हुआ है तो लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाएं, डाइट को कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स एवरी डे, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जो भी आप कर पाए वो कीजिए।
और उससे आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आप डायबिटीज़ को रोक पाएंगे। मे बी जो डायबिटीज़ 2 साल बाद होता है वो मे बी जाके 5-6 साल बाद होगा। कंप्लीटली चला जाएगा, रिस्क वैसा नहीं होता, बट यू कैन स्टॉल इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक और दर्शक का सवाल है कि उनकी उम्र 42 साल है और उनका ब्लड शुगर लेवल 164 है। उनके पैरों में जलन और कमजोरी महसूस हो रही है। ब्लड शुगर लेवल 164 ये ज़रा वेग हो गया, क्योंकि हमें पता करना है कि ये फास्टिंग है, ये पीपी है, ये क्या है। बट पैरों में अगर जलन आ रहा है तो ये न्यूरोपैथी हो सकता है। नस में जब इफ़ेक्ट होता है डायबिटीज़ के कारण तो झिंझनाहट होता है, वो सुन्न हो जाता है, कई जगह पे सेंसेशन बिल्कुल नहीं होता है, कभी कभी एक साइड कभी पैरालाइज हो जाता है, कई सारे इन्वॉल्वमेंट मतलब मैनिफेस्टेशंस रहते हैं नर्व का इन्वॉल्वमेंट का। तो आप जो बता रहे हैं वो यूजुअली पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं उसे, जिसमें पैर में झिंझनाहट या जलन वैसे हो सकता है। आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए इसके बारे में। एक दर्शक का सवाल है कि उनके पिता की उम्र 52 ईयर्स है। उनका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 149 है। वह रोजाना वॉक पर भी जाते हैं, बावजूद इसके उनका ब्लड शुगर लेवल संतुलित नहीं हो रहा है। इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो फिर हमें जानना होगा कि क्या वो दवाई पे है। सिर्फ देखिए, लाइफस्टाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि खाने में परहेज़ करना है या और एक्सरसाइज करना है, लेकिन सिर्फ लाइफस्टाइल से तो नहीं होता है, ज़्यादातर लोगों का नहीं होता है। तो उसके बाद जब लाइफस्टाइल पूरा चेंज कर लिया कि वॉकिंग पे भी चले गए, खाने पे भी अच्छे से परहेज़ किया, फिर भी हम लोग टारगेट नहीं रीच कर रहे। अब जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए टारगेट क्या है? यूजुअली जो हम एक बार डायबिटीज़ हो गया, अभी हमें कंट्रोल में रखना है, तो कितना रखना है? यूजुअली जो हमारा टारगेट रहता है वो है कि फास्टिंग हमें 90 से 130 उस रेंज में हम रखना चाहेंगे, और खाने के बाद वाला जो है 110 से 160-70 उस रेंज में रखना चाहेंगे। तो अगर देख रहे हैं कि सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं आ रहा है इस रेंज में, तो फिर डॉक्टर के पास जाना है, दवाई की ज़रूरत पड़ेगी फिर आपको। एक हमारे दर्शक का सवाल है कि उनकी उम्र 23 साल है और वह जब भी कुछ मीठा खाती हैं तो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं और किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाती हैं। उनको लगता है कि थोड़ा दौड़ लें, लेकिन कुछ ही देर में उनके सिर में दर्द होने लगता है। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? कौन सी बीमारी ये हो सकती है? कुछ भी मीठा खाने के बाद वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं। मीठा खाने के बाद हाइपर एक्टिव हो जाती है, ये तो डायरेक्टली किसी बीमारी का लक्षण नहीं है। बट अगर आपको मीठा खाने से प्रॉब्लम हो रहा है तो हाँ, डेफिनेटली आप अपना शुगर लेवल तो ज़रूर चेक कराएं कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं, कि आपका शुगर लेवल बढ़ तो नहीं रहा है। बट अदरवाइज मीठा खाने से हाइपर एक्टिव हो रहे तो आई थिंक दैट्स एन ईजी सोल्यूशन, मीठा नहीं खाए या फिर कम खाएं। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो, डायबिटीज़ है तो डेफिनेटली आपको मीठा छोड़ना है और या फिर बहुत मिनिमल लेना है। एक आपके ही पेशेंट हैं आकाश गुप्ता, और उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे ही मैसेज किया था ये जान के कि आपका ही नंबर है। तो उन्होंने कहा था कि आई एम योर पेशेंट आकाश गुप्ता और गुड इवनिंग डॉक्टर, कफ कोल्ड एंड फीवर, एनी हेल्थ टॉनिक। इनका शुगर जो है अभी नॉर्मल है। आप कफ कोल्ड है? हाँ, कफ और कोल्ड है। तो इन्होंने पूछा कि एनी हेल्थ टॉनिक। हेल्थ टॉनिक तो नहीं बोलेंगे। अगर कफ एंड कोल्ड हो रहा है तो हो सकता है कि एलर्जिक हो रहा है या फिर इन्फेक्टिव हो रहा है, या तो लोकल डॉक्टर से मिले या फिर आए। ये आपके हेल्थ पेशेंट टॉनिक हैं? एज सच तो वी डोंट आस्क फॉर एनी हेल्थ टॉनिक्स। अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हैं तो यूजुअली जिन लोगों का एपेटाइट ठीक है, वो अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, तो यूजुअली हम उनको कोई एक्स्ट्रा हेल्थ टॉनिक वगैरह नहीं देते। बट अगर जैसे कोई वेजिटेरियन है तो उनका जैसे कोई विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो सकता है, या विटामिन D का डेफिशिएंसी अक्सर रहता है हमारे पॉपुलेशन में, तो हम वो सब सप्लीमेंटेशन देते हैं। या कोई अच्छे से नहीं खा पा रहे तो हम उनको सप्लीमेंट करते हैं। बट अदरवाइज़ अगर आप अच्छे से खा पा रहे तो एक्स्ट्रा हेल्थ टॉनिक की ज़रूरत नहीं है। ये आपके एक पेशेंट हैं, ये भी कहते हैं। और सांतना नंदी कालियागंज से, इन्होंने लिखा है आमी लॉकडाउन कोड जीते पारी ना। आमी अपना पेशेंट थायरोपाइड का इन्होंने दिया, कुछ कहते हैं, मैं इसको पूरा बंगला नहीं समझ पाता हूँ हैं। तो इन्होंने कहा माई प्रॉब्लम इज थायराइड की प्रॉब्लम इस समय इनको है। ये कालियागंज से हैं। इनको थायराइड का प्रॉब्लम है तो फिर एक्चुअली वी नीड टू नो किस किस्म का थायराइड का प्रॉब्लम है, क्या दवाई चल रहा है। ये हम एक पे जवाब नहीं दे सकते। बट अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो एक रेगुलर बेसिस पे चेकअप की ज़रूरत डेफिनेटली है, क्योंकि थायराइड के लेवल्स जो है वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। आप कौन सा दवाई ले रहे हैं, क्या बीमारी है, मुझे नहीं पता। बट जो भी हो, एक थायराइड की बीमारी में अक्सर ये होता है कि लोग जैसे दवाई ले रहे हैं और लेते ही रह रहे हैं, मतलब 1.5-2-3 साल से एक ही दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, ना तो चेकअप करवा रहे। तो वो नहीं करें। अपना शुगर लेवल जैसे रेगुलरली चेकअप करना ज़रूरी है। वैसे थायराइड का भी अगर जैसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो एक 4 महीने 6 महीने में जैसे आपके डॉक्टर बताते हैं वैसे एक चेकअप करना तो ज़रूरी है। एक आम दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी कि वो
शुगर की चपेट में ना आए, डायबिटीज की चपेट में ना आए, उनको क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? प्रिकॉशन तो एक ही हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस, और लाइफस्टाइल चेंजेस हैव टू स्टार्ट अर्ली इन लाइफ। वही हमें कहना है कि आजकल जैसे हम बच्चों में देख रहे हैं, पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड जो हम देख रहे हैं कि बच्चों में जो मोटापा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे, और वैसे पहले भी नहीं ज़्यादा जाते थे, अपना मोबाइल लेके या लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, बाहर जाके ज़्यादा खेलना कूदना नहीं होता है। खाना जो है वो उसका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारा जो ओरिजिनल इंडियन जो खाना था वो इतना हाई कैलोरी नहीं हुआ करता था, बट आजकल जो खाना बच्चे खाने लगे वो आप मतलब पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, मतलब इस किस्म का कोक, ये वो जो जंक फूड जो खाने लगे, उसमें उनका जो बेसिस स्टार्टिंग पे ही सब कुछ गलत स्टार्ट हो रहा है। वज़न ज़्यादा हो रहा है, जंक फूड ज़्यादा हो रहा है, एक्सरसाइज कम हो रहा है, तो उसके बेसिस पे जो है आगे चल के ये वाले प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं। हम लोग अभी सोचते हैं कि बच्चा है, खा जाओ, खा लेने दो, क्या होता है, बच्चों को कैसे मना करें, बट प्रॉब्लम ये होता है कि ये आगे चल के ये प्रॉब्लम बनने वाला है। सो इसीलिए द प्रिकॉशन हैज़ टू स्टार्ट इन अर्ली लाइफ इटसेल्फ। और जिनको जैसे फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ का, तो एक्सरसाइज इज़ वेरी एज अ वेरी गुड वे टू कीप अवे डायबिटीज़। तो इसीलिए एक्सरसाइज आधा घंटा मिनिमम, आप दूसरा कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए। आप योगा कर सकते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट हाफ एन आवर ऑफ जॉगिंग और रनिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जो कि ये जो मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ है, जैसे डायबिटीज़ हो गया या हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, इनको दूर रखने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस इज़ द बेस्ट। और खाने में ज़रा संतुलित खाना खाएं, ज़रा बैलेंस डाइट खाएं। हम लोगों का खाना जो होता है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग रोटी चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, और दाल सब्ज़ी हम लोग कम खाते हैं। तो यू नीड टू रिवर्ट दैट, इट शुड बी बैलेंस्ड, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा थोड़ा कम हो, बाकी जो है प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन सारे वाले रहे आपके डाइट में, तो आप आगे चल के मतलब डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक रोक पाएंगे, या डायबिटीज़ अगर है भी तो उसको कंट्रोल में रख पाएंगे। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अरुंधति दास गुप्ता जी। आपने इनको सुना और हमें विश्वास है कि इनके द्वारा दी गई जानकारी और सलाह आपके काम आएगी। और यदि आप डायबिटीज़ के चपेट में आते हैं दुर्भाग्य से, तो आप डॉक्टर साहब से इनके सिलीगुड़ी में हिल कोर्ट रोड पर इनके क्लिनिक पर भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।